Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Babli Rajput. So in this video we are going to study about the Rutherford model of atom. जो बाकी बचे हुए मॉडल्स हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. इन द प्रीवियस वीडियो हमने जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था एंड हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड साइंटिस्ट ये पढ़ा था. सिंस रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली तो उसके बाद क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही उन्होंने एक न्यूक्लियर मॉडल निकाला. उनको न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया था कि एटम के अंदर एक सेंटर में एक डेंस हार्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, एंड उसी का आइडिया लेते हुए उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम था वो निकाला. सो देखते हैं पोस्टुलेट्स या थ्योरी या पॉइंट्स जो उन्होंने अपने मॉडल में दिए थे. So Rutherford's model of atom on the basis of alpha particle scattering experiment, Rutherford gave nuclear model of an atom, right? क्या postulates थे? Number one is an atom consists of positively charged, dense and a very small nucleus containing proton and neutron. Protons are positively charged while neutrons have zero charge. Almost the entire mass of an atom is concentrated in the nucleus. कहने का मतलब ये है कि एक एटम क्या होता है, किससे बना होता है, उसमें पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड हार्ड न्यूक्लियस पाया जाता है. क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली थी तो पहला पॉइंट उन्होंने उसके बेसिस पे ही दिया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, जो कि सेंटर में होता है. वो बहुत ही कम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. रेस्ट स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है? इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं. एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर. क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन. जब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर बताया था तभी मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो उन्होंने ये भी बता दिया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंड इनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वी नो दिस, एंड न्यूट्रॉन होते हैं वो जीरो चार्ज होता है, हम बोले कि वो न्यूट्रल चार्ज होते हैं, ठीक है. इसी वजह से जो हमारा न्यूक्लियस होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि सिंस न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, तो ओवरऑल चार्ज किसका आएगा? प्रोटॉन का ही तो आएगा. एंड प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है. एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. मतलब ये है कि एटम का जो भी मास हम पढ़ते हैं ना, हम मान लो किसी भी एटम के बारे में पढ़ रहे हैं तो अगर हमें पता है उसके मास के बारे में तो वो मास उसके न्यूक्लियस की वजह से ही प्रेजेंट होता है. कहने का मतलब ये है, जब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो बताया था तब मैंने वहाँ पे आपको मासेस बताए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के. एंड मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का मास बताया था दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kgs होता है, राइट. एंड मैंने बोला था सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल कोई अगर एटम में होता है तो दैट इज इलेक्ट्रॉन. वाइल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का हमारा जो मास था वो था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kgs. दोनों का मास सेम ही था. प्रोटॉन का मास भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kgs होता है एंड न्यूट्रॉन का मास भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kgs होता है. तो आप खुद ही सोच लो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जब जुड़ेंगे तो ये मास और बढ़ जाएगा, राइट. एंड सिंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर बीइंग फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम. ऑलमोस्ट लिखा है, ठीक है. ऑलमोस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि मेजरली कौन ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है मास ऑफ द एटम में? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि ये भारी हैं, इलेक्ट्रॉन हल्के हैं, ठीक है, राइट. सो ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. जो भी मास होता है एटम का ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है? न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं. सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now the point number second, nucleus is surrounded by negatively charged electrons and the electrons are revolving around the nucleus in circular orbit at a very high speed. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसी पॉइंट की वजह से इनका मॉडल फेल हो गया था क्योंकि इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते. देखो ये बात तो सही है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. मतलब ये हमारा अगर न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड क्या है? शेल्स पाए जाएंगे, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ठीक है. ये बात तो इन्होंने सही कह दी. एंड ये भी इन्होंने सही बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. भाई रिवोल्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के आसपास. लेकिन इन्होंने बोला फिर इसके बाद सर्कुलर ऑर्बिट में, ये भी सही बोल दिया, एट वेरी हाई स्पीड. ये वाला पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था. पोस्टुलेट में आपको ऐसे ही लिख के लाना है, कुछ आपको अलग नहीं करना. मैं ड्रॉबैक बता रही हूँ आपको, ठीक है. इसके साथ इसके बाद मैं ड्रॉबैक भी बता दूंगी, जो भी मैं अभी बता रही हूँ अलग से लिखवा दूंगी, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो क्या फेलियर था इनका? इन्होंने ये जो बोला ना वेरी हाई स्पीड. अब खुद सोचो
कोई चीज़ है वो एक सर्कल में मूव कर रही है, आप मान लो खुद ही आप एक सर्कल में मूव कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे लूज होगी। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एक सर्कल में मूव करोगे तो आपकी एनर्जी वो धीरे धीरे लूज होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी सारी एनर्जी है वो लूज हो जाएगी एंड आप रिवॉल्व करना बंद हो जाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। सो यही चीज़ बाकी साइंटिस्ट ने क्वेश्चन की कि अगर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सारी लूज हो जाएगी और वो एकदम से क्या होंगे, इजैक्ट होकर न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे। होना चाहिए ऐसा, राइट। सो इजैक्ट होकर अगर न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे तो ऐसे तो आइडेंटिटी ऑफ एटम ही खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं यहाँ पे, एटम की आइडेंटिटी वो भी खत्म हो गई। सो ये पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एंड ये मेजर पॉइंट था कि इनका जो मॉडल था वो एक्सेप्टेड नहीं था, राइट। नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कभी भी चार्जेस की बात हो तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी। यहाँ पे सिंस हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख दिया, ठीक है, विच होल्ड्स दी टू चार्जेस। एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द एटम्स स्पेस इज एम्प्टी। क्यों? क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है सेंटर में, बहुत डेंस होता है एंड बहुत ही कम जगह को ऑक्यूपाई करता है। रेस्ट प्लेस एम्प्टी होती है, वहाँ पे कौन पाया जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो ये पॉइंट मैंने कल भी बताया था आपको। नेक्स्ट इज नोट इम्पॉर्टेंट है ये, देखो हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है एंड ये सबसे लाइटेस्ट एटम होता है, सबसे हल्का एटम होता है। मैंने आपको इन टर्म 1 to 20 एटम्स के मास नंबर एंड उनके जो एटॉमिक नंबर थे वो लिखवाए थे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाले हैं, सो डू लर्न दैम, ओके। सो हाइड्रोजन क्या होता है, इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है एंड ये इसका शेल है, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 1 दिखा दिया मैंने। एंड 1 प्रोटॉन होता है, मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर 1 प्रोटॉन होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ नो न्यूट्रॉन, इट हैज़ नो न्यूट्रॉन, इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब देखो ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पे जो बात बताई थी ना आपको, ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। जो भी मास होता है किसी भी एटम का वो उसकी न्यूक्लियस की वजह से ही होता है मेजरली। सो न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। कभी भी इस चीज़ को गौर फरमाना कि भी एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही हमेशा उसके मास नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एटॉमिक मास। देखो मास नंबर बोल देते हैं, मास बोल देते हैं, एटॉमिक मास, तीनों चीज़ें एक ही हैं, वो डिपिक्ट कर रही हैं मास ऑफ एन एटम, ठीक है। जैसे कि मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन है, उसका मास होता है 16, राइट। तो ऑक्सीजन का अगर 16 मास है तो उसमें 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं प्लस 8 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज 8। शायद अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट अभी सुन लो सिर्फ, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन का रिजेम्बलेंस होते हैं, मतलब किसी एटम में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, राइट। और मैंने अभी बताया अगर एटम न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। सो अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं तो प्रोटॉन भी 8 पाए जाएंगे, बचे हुए 8 क्या हो गए, हमारे न्यूट्रॉन हो गए। सो ये कितना हो गया, 8 + 8 16। मतलब जो मास नंबर होता है, लिख लो इसको वरना मैं अलग से भी पढ़ाऊंगी, मास नंबर या एटॉमिक मास या मास ऑफ एन एटम वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से पता हमें चलता है, ठीक है। एंड जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और नंबर ऑफ प्रोटॉन से पता चलता है। एंड ध्यान रखना कभी भी न्यूट्रल एटम की बात हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। सो यस, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है इनके पास। एंड हीलियम एटम, हीलियम का आपको ये ध्यान रखना है कि हीलियम को हम अल्फा पार्टिकल के बराबर मानते हैं। सो रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने हीलियम का ही यूज़ किया था, ठीक है। एंड हमने कल ही डिस्कस किया था कि 1 अल्फा पार्टिकल हैज़
2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास उनका होता है, ठीक है। सो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। अब ध्यान देना, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि इक्वल नंबर में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो, बट मेजरली ऐसा हो जाता है, ठीक है। कैसे है देखो, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2, एटॉमिक नंबर को हम यहाँ लिखते हैं एंड मास नंबर को हम यहाँ लिखते हैं, उसका मास नंबर 4 होता है। मास नंबर किसका रिजेम्बलेंस होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 2, न्यूट्रॉन कितने हैं? 2, तो इसका मास नंबर कितना हो गया? इसका मास नंबर हो जाएगा 4, जो कि हमें पहले पता है, ठीक है। एंड उसमें 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 यूनिट ऑफ प्रोटॉन बराबर अमाउंट में प्रेजेंट है, तभी एटम है वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमेशा ज़रूरी नहीं ऐसे ही हो, बिल्कुल बराबर ही पाए जाएं, बट मेजरली ऐसा होता है कि बराबर ही होते हैं, राइट। सो आप इसको नोट डाउन कर लो। देन विल स्टडी अबाउट दी ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। नाउ द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, सो उनका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था कि वैसे तो उन्होंने काफ़ी कुछ एटम के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था जो हमें पहले नहीं पता था, बट वो एक चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी का मतलब कि रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का जो रेवोल्यूशन होता है न्यूक्लियस के अराउंड, वो कैसे होता है। उन्होंने ये चीज़ तो सही बोल दी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जो कि ट्रू है, लेकिन जब उन्होंने बोला कि हाई स्पीड, वहाँ पे वो थोड़ा सा गलत हो गए थे। एंड जब साइंटिस्ट ने बोला कि इसको एक्सप्लेन करो, सो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट थिंग, बिकॉज अगर कोई चीज़ हाई स्पीड में मूव कर रही है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगी, एंड एक्सेलरेटेड मोशन में धीरे धीरे एनर्जी है वो लूज़ होती है, एंड एक टाइम आता है वो जो बॉडी होगी वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पे बॉडी हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एग्जॉस्ट होके जंप कर जाएंगे इनटू द न्यूक्लियस एंड द होल आइडेंटिटी ऑफ एटम विल बी डिस्ट्रॉय, एटम ही नहीं रहेगा, राइट। तो इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो क्या लिखा है? ही डिड नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इफ चार्ज पार्टिकल अंडरगो एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दे आर मूविंग, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो एक मोशन हो गया, राइट। देन इट मस्ट लूज एनर्जी, तो वो एनर्जी लूज करेंगे धीरे धीरे, एंड अ टाइम कम इलेक्ट्रॉन जम्प्स टुवर्ड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, and the identity of atom will be destroyed, and this is the greatest reason why his model was not accepted। इन्होंने सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी जिसको बोहर ने एक्सप्लेन किया था, एंड इसीलिए बोहर का मॉडल एक्सेप्टेड मॉडल है, राइट। सो नोट इट डाउन, फिर हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। बिफोर जंपिंग इनटू दी बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, हम समझ लेते हैं कि बोहर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को कैसे एक्सप्लेन किया था। इस स्टेबिलिटी को ना तो जे थॉमसन एक्सप्लेन कर पाए थे, ना ही रदरफोर्ड एक्सप्लेन कर पाए थे, एंड ये वजह थी कुछ जिनकी वजह से इन दोनों के मॉडल्स को हमने रिजेक्ट कर दिया था। सो अकॉर्डिंग टू द नील बोहर, उन्होंने क्या बोला एटम की स्टेबिलिटी के ऊपर? द इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन ऑर्बिट्स। अच्छा, ऑर्बिट्स को हम 2 अलग नाम से भी बोलते हैं। ऑर्बिट्स को हम शेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, एंड इनको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, राइट। तो तीनों चीज़ों का मतलब एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी चीज़ लिख के आओगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। शेल्स या एनर्जी लेवल, ऑर्बिट्स तो आप समझते होगे ना, ये न्यूक्लियस है हमारा, तो ये जो होता है ना, ये दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, और शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन ऑर्बिट्स एंड ईच ऑर्बिट हैज डिफरेंट रेडियस। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईच ऑर्बिट हैज डिफरेंट रेडियस। जैसे आप देखो, ये आपका न्यूक्लियस है मान लो, ठीक है, ये आपकी पहली शेल हो जाएगी, ये दूसरी शेल हो जाएगी, राइट। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते जा रहे हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? जिनका एक कॉमन हम बोल सकते हैं सेंटर होता है, ठीक है। सो अगर आप देखो, इस वाली शेल की मैं बात करूं या इस वाले ऑर्बिट एनर्जी लेवल की बात करूं, तो इसका रेडियस ये हो गया, राइट, रेडियस यही होता है। लेकिन अगर मैं सेकंड की बात करूं तो उसका रेडियस ये हो गया, थर्ड की बात करूं तो उसका रेडियस हो गया। तो मतलब रेडियस है वो डिफरेंट है। एक सिंगल एटम, मतलब एक सिमिलर एटम, मान लो मैं एटम की बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन एटम की बात कर रही हूँ, सो एक ऑक्सीजन एटम में डिफरेंट ऑर्बिट्स या डिफरेंट एनर्जी लेवल का रेडियस अलग अलग होता है, राइट। अब सेकेंड चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। मान लो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो दोनों की बराबर एनर्जी होगी,
ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रही हूँ फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट एनर्जी लेवल या फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो उनकी बराबर एनर्जी होगी, जितनी भी एनर्जी है वो डिसाइडेड होती है पहले से ही। लेकिन अगर मैं बोलती मान लो यहाँ पे प्रेजेंट हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सेकंड शेल में कितने प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी भी आपस में एनर्जी बराबर होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो जो फर्स्ट शेल है उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और उनकी एनर्जी मान लो ए है, ए जूल्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए जूल्स है। एंड जो सेकेंड शेल है उसमें हमारे पास हैं कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एनर्जी मान लो बी जूल्स है। तो ध्यान रखना इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो दोनों की एनर्जी ए जूल ही होगी। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो चारों की एनर्जी बी जूल ही होगी, ठीक है, बी जूल ही होगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों की एनर्जी आपस में अलग होगी, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ए एंड बी आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। ध्यान रखना हर एक एनर्जी लेवल या हर एक शेल या हर एक ऑर्बिट की अपनी एक प्री डिसाइडेड फिक्स्ड एनर्जी होती है, राइट, और उसमें प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी बराबर होगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, नहीं आया तो प्लीज रिपीट द वीडियो क्योंकि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जो भी ऑर्बिट्स या जो भी शेल्स या जो भी एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियस के पास होते हैं, न्यूक्लियस के पास मतलब जैसे ये फर्स्ट एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, अगर मैं इन 3 एनर्जी लेवल्स की बात करूं तो फिर क्या बाकी एनर्जी लेवल दूर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये वाला पास है, ये दूर जा रहा है, और ये वाला तो बिल्कुल ही दूर है। अगर मैंने एक और बना दिया तो ये तो और दूर हो गया। तो जितने ज्यादा पास होंगे न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स शेल्स या ऑर्बिट, उतनी ही कम एनर्जी होगी उनके पास। एंड जितने ज्यादा दूर होंगे, मतलब न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा कोई ऑर्बिट या कोई शेल या कोई एनर्जी लेवल, उनकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर शेल्स की ऑर्बिट्स की एनर्जी ज्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनकी भी एनर्जी ज्यादा होगी, सिंपल सी चीज है, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द पर्टिकुलर ऑर्बिट और इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल होगा यहाँ पे, एनर्जी के बाद लेवल, या इसको शेल भी बोलते हैं, ओके, अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब ये बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं जो चीज रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, जो पॉइंट था हमारा ना कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ये पॉइंट ठीक था, लेकिन उन्होंने बोला था एट अ वेरी हाई स्पीड, एंड ये पॉइंट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो इन्होंने एक्सप्लेन किया, बोहर ने एक्सप्लेन किया, बोहर ने कहा है कि दिस इज ट्रू दैट न्यूक्लियस के अराउंड तो भाई रिवोल्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, लेकिन दे विल नॉट लूज एनर्जी। तो आप बोलोगे मैडम ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई चीज सर्कल में मूव कर रही, कोई चीज रिवॉल्व कर रही, तो सिंपल सी चीज है कि वो एनर्जी लूज करनी चाहिए, फिजिक्स में भी पढ़ा है हमने, लेकिन ये बोल रहे हैं कि एनर्जी लूज नहीं करेगी, क्यों। सो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन्स आर द लाइटेस्ट पार्टिकल इन एन एटम एंड देयर मास इज 9.1 × 10⁻³ kgs, एंड इसीलिए हमने कहा था सबसे लाइटेस्ट चीज कौन सी है किसी भी एटम में, दैट इज देयर इलेक्ट्रॉन्स। सिंस ये इतने लाइट हैं तो ये जो भी मोशन करते हैं इनका मोशन हम निग्लेक्ट कर देते हैं, और इनके द्वारा जो एनर्जी लूज होती है उसको भी हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं भाई ये एनर्जी लूज ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आई, थ्योरी है एक टाइप की, राइट। आप बोलोगे कैसे, क्यों, कुछ तो मास है इनका ना, लेकिन यहाँ देखो 10⁻⁻31 से -31 बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। तो सिंस इनका मास इतना छोटा है तो इनके द्वारा लूज की गई एनर्जी भी बहुत छोटी होगी, ठीक है। सो उसको हमने निगलेक्ट कर दिया, हमने कहा कि भाई ये बहुत हल्के हैं तो इनके द्वारा जो एनर्जी लूज होगी वो भी क्या होगी, वो भी नेग्लिजिबल होगी। तो नहीं मानते हैं कोई एनर्जी लूज करते हैं, मोशन तो हो रहा है, कितनी अच्छी चीज है ना, मोशन तो हो रहा है लेकिन एनर्जी लूज नहीं हो रही। तो ऐसे एक्सेप्शंस आपको, ऐसी थ्योरीज आपको बहुत पढ़नी पड़ेंगी कि भाई यहाँ पे अज्यूम कर लो, मान लो, राइट। सो मैं दोबारा बता देती हूँ उन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि यस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स और शेल्स और एनर्जी लेवल्स, बट दे डू नॉट लूज एनी एनर्जी ऑल्दो दे डू अ एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब वो मोशन तो कर रहे हैं बट एनर्जी लूज नहीं हो रही है, क्यों, बिकॉज दे आर वेरी लाइट पार्टिकल, एंड एनर्जी जो इनके द्वारा लूज होती है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। एंड इस तरीके से इन्होंने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करना था वो एक्सप्लेन किया। जो एक मेजर पॉइंट था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जिसको कोई नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। एंड दैट इज वाई इनका जो मॉडल है, ये मॉडल अभी हमने नहीं पढ़ा, ये सिर्फ हमने पॉइंट पढ़ा है कि इन्होंने कैसे स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था। सो दैट्स वाई हिज मॉडल इज मोस्ट एक्सेप्टेड वन। तो साइंस में ऐसा ही होता है, राइट। अब हो सकता है कि इनके इस पॉइंट को कोई और है वो आके रिजेक्ट कर दे,
राइट। सो तब उसका मॉडल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, राइट। सो नोट इट डाउन। इसके बाद हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। फाइनली द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को तो डिफाइन कर दिया था। अब उनके द्वारा दिया गया मॉडल, उसके क्या पॉस्टुलेट्स या क्या पॉइंट्स थे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है कुछ ऐसे पॉइंट्स जो साइंटिस्ट ने बताए, ठीक है। जो भी थियरी या जो भी उन्होंने मॉडल दिए हैं उनमें क्या क्या पॉइंट्स थे, उनको पॉस्टुलेट्स बोलते हैं, राइट। सो नंबर 1 अगर हम बात करें, एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू बोहर। जो एटम होता है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वी नो एटम के अंदर 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, जिसको हम E- से डिनोट करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल e बनेगा, कैपिटल नहीं बनता है, उसके ऊपर एक माइनस का साइन। ये डिपिक्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स स्मॉल p बनेगा आपका एंड उसके ऊपर एक प्लस साइन बनेगा एंड दिस रिप्रेजेंट प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। एंड न्यूट्रॉन में n 0 है, मतलब इट इज न्यूट्रल, इट हैज नो चार्ज ओवर इट, राइट। Second is proton and neutron are located inside the nucleus at the center of atom. Due to presence of proton, nucleus is positively charged. Now this point is very important. Protons and neutrons होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? They are present inside the nucleus and Rutherford के according nucleus बहुत ही छोटा होता है and center में पाया जाता है, right? एंड अकॉर्डिंग टू बोहर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं एंड इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। सिंस न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, राइट। थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल और शेल्स। ये पॉइंट मैंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के दौरान भी बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दिस इज, मान लो दिस इज न्यूक्लियस, तो ये क्या होती है? ये कंसेंट्रिक रिंग्स जो होती हैं, सर्कुलर पाथ्स जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं शेल्स या एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स, ठीक है। कुछ भी बोलो गलत नहीं माना जाएगा। एंड इसी में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इसी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, ठीक है। ये जो हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, right? So electrons revolve around the nucleus in a fixed circular path. Okay, there is a limit of number of electron which each energy level or shell can hold. This point is very important. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जिस शेल में इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड होते हैं उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी एक लिमिट होती है, राइट। आप एग्जांपल ले सकते हो बस का, ठीक है। बस में क्या होते हैं? 2 चीजें होती हैं। एक तो सिंगल सीट वाली बस पाई जाती है जिसमें सिर्फ सिंगल सीट प्रेजेंट होती, एक ऐसी बस होती है जिसमें 2 सीट्स प्रेजेंट होती हैं, और किसी बस में 3 सीट्स भी प्रेजेंट होती हैं, मतलब 3 पैसेंजर्स हैं वो एक साथ बैठ सकते हैं, राइट। और लास्ट वाली जो सीट होती है उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, ठीक है। सो ये सीट्स क्या कर रही है? डिसाइड कर रही है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने होने चाहिए एक सीट में, ठीक है। हालांकि हम एक सीट में 2 लोगों को भी बिठा सकते हैं, राइट, बट अलॉटेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने होने चाहिए सीट में, वो सीट के अकॉर्डिंग होता है। इस सीट में कितने आ सकते हैं पैसेंजर? 1, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 3, और इसमें अकॉर्डिंगली आ सकते हैं जितने भी सीट्स, 5 या 7 जितनी भी सीट्स होती हैं बिल्कुल बैक ऑफ द बस में, उसके अकॉर्डिंग। सो वैसे ही इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कितने होंगे, वो पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है कि इतने ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, राइट। सो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट मैं अभी आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो, फर्स्ट एनर्जी लेवल हम इसको बोलते हैं, न्यूक्लियस के जस्ट बाद जो हमारा शेल या एनर्जी लेवल या ऑर्बिट आया उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। उसको हम के शेल भी बोलते हैं। 4 टाइप की शेल्स होती हैं, KLMN, ठीक है, KLMN, ओके। तो फर्स्ट शेल को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं? के शेल। सेकेंड एनर्जी लेवल को हम एल शेल बोल देते हैं, थर्ड एनर्जी लेवल को हम एम शेल बोल देते हैं, एंड फोर्थ एनर्जी लेवल को हम एन शेल बोल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा हो गया हमारा? ये वाला। सेकेंड कौन सा हो गया? ये। थर्ड ये। और फोर्थ भी आप मैं ड्रॉ कर देती हूँ फोर्थ एनर्जी लेवल आपके लिए। सो ये हमारा क्या हो गया? ये फोर्थ एनर्जी लेवल हो गया, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ये वाला कौन सा है? ये के है, दिस इज
L, this is M and this is N. समझ में आ गया? डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है? सो फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। मतलब ये वाली जो शेल है ना, इसीलिए मैंने 2 बनाए हैं, 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 2 से ज्यादा कभी नहीं होंगे। एंड जो हमारी सेकेंड एनर्जी लेवल है जिसको हम एल शेल बोल रहे हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। मैंने इसलिए 8 बनाए यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी नहीं होंगे। इन दी थर्ड एनर्जी लेवल दैट इज एम शेल, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड फोर्थ एनर्जी लेवल दैट इज एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। मैंने इस पॉइंट को डिस्क्राइब किया, बहुत ही बड़ी चीज थी। देयर इज अ लिमिट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ईच एनर्जी लेवल और शेल कैन होल्ड, राइट। नेक्स्ट इज ईच एनर्जी लेवल और शेल हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये हमने डिस्कस किया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करते टाइम, कि हर एनर्जी लेवल और शेल की फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। एंड जो शेल न्यूक्लियस के पास होती है उनकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। एंड जो शेल्स न्यूक्लियस के दूर होती है उनकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। लास्ट इज देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज इट रिवॉल्व्स इन द सेम शेल, एटम रिमेन्स स्टेबल, राइट। सो इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन सेम शेल में रिवॉल्व कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल के शेल की बात कर रही हूँ, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो इसी शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, तब तो इनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। इस शेल के साथ जो भी एनर्जी होगी वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। मान लो के शेल के पास कितनी एनर्जी है? ए जूल्स है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी एनर्जी होगी? ए जूल एंड ए जूल ही होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जंप मतलब ये होता है या तो के से एल में चला जाए, या एल का इलेक्ट्रॉन जंप करके मान लो के में आ जाए, ऐसा होता है, जंपिंग होता है। तो जब ये जंपिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तब वहां पे चेंज इन एनर्जी देखने को मिलती है हमें। अब कैसे जंपिंग होगी? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, ये न्यूक्लियस है हमारा, मैं 2 शेल्स का एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये हमारी एक शेल है, ये हमारी मान लो दूसरी शेल है, ठीक है। इन दोनों में मैं आपको जंपिंग बताती हूँ कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की। सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। इसमें 8 आ सकते हैं, बट मान लो मैं 4 ही डिनोट करती हूँ, ठीक है। देखो कम हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 की जगह 1 हो सकता है, लेकिन 2 की जगह यहाँ 3 नहीं होगा। यहाँ पे 8 की जगह 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होंगे कभी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान में रखना। ओके, अब मैंने क्या बताया? जो शेल्स, जो एनर्जी लेवल्स, जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के पास होती है, उनकी एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पे इस वाली शेल की एनर्जी कम होगी, वाइल ये वाली जो शेल है हमारी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है। ऑलराइट, सो मान लो इलेक्ट्रॉन इस शेल से जंप होके इस शेल में चला गया, ठीक है, इस शेल में चला गया, तो क्या ये एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा? खुद ही सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। इस शेल में क्या थी? एनर्जी कम थी। इस शेल में क्या है? एनर्जी ज्यादा है, राइट। तो अगर ये इस शेल से दूसरी शेल में मूव कर रहा है तो एनर्जी गेन ही तो करेगा। लूज करने के लिए एनर्जी होनी भी तो चाहिए ना। अब बेचारे के पास पहले से एनर्जी कम है, और अगर वो जंपिंग कर रहा है और इस शेल में जरा फिर एनर्जी लूज कर रहा है, तो ऐसे तो करके क्या होगा कि इसके पास एनर्जी रहेगी ही नहीं, राइट। समझ में आया? सो अगर ये लेस एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में मूव करेगा तो गेन करेगा एनर्जी, क्योंकि इस ऑर्बिट के पास क्या है? ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो ये हमारी कौन सी शेल है? के, और ये हमारी एल है। एल शेल से कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में जा रहा है तो इसकी क्या है? हाई एनर्जी होगी। एल शेल की हाई एनर्जी है, के शेल की कम एनर्जी है। तो हाई एनर्जी से कम एनर्जी में जाएगा तो क्या करेगा? ये एनर्जी को लूज करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास जा रहा है और न्यूक्लियस के पास शेल्स की एनर्जी कम होती है। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर वो सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तो इसकी एनर्जी सेम रहेगी एंड एटम स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर जंपिंग हो रही है तो कैसे एनर्जीज का चेंज होगा वो आपने देख लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे मास नंबर को। मास नंबर सिंपली मास ऑफ द एटम होता है एंड उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। सो मॉडल्स हमने सारे कवर कर लिए हैं। 3 मॉडल्स थे बेसिकली आपके, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके जो पॉस्टुलेट्स हैं, उनके ड्रॉबैक्स हैं, वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। सो डू स्टडी देम, एंड ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।